गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कोलॉइड्स। लास्ट क्लास में हमने कैटालिसिस के बारे में लगभग देखा था। अब कोलॉइड्स के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, पर एक बार और स्टार्ट कर देता हूँ अच्छे से। क्या मैंने ब्लैक बोर्ड में पढ़ाया था, तो कई सारी चीज़ें आपको शायद हो सकता है क्लियर ना हो। तो कोलॉइड्स एक्चुअली में होते क्या, चलिए देखते हैं। आज इसको बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। वी हैव लर्नड इन यूनिट 2 दैट सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस सिस्टम्स। वी आल्सो नो दैट सैंड इन वाटर व्हेन स्टीयर्ड गिव्स अ सस्पेंशन which slowly settle down with the time. Between the two extremes of suspensions and solution, we came across a large group of system called colloidal dispersion or simply colloids. मैंने आपको बताया था कि कोलॉइड्स में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है डिस्पर्शन मीडियम और एक होता है डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्शन मीडियम एक्चुअली में क्या होता है, वो मीडियम होता है जिसमें आपके कोई भी डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स या कोलॉइडल पार्टिकल आके एक्चुअली में डिस्पर्शन उनका होता है एक्चुअली में, है ना। फॉर एग्जांपल सैंड इन वाटर। अब इसमें जो आपका वाटर है वो क्या आपका डिस्पर्शन मीडियम, एंड सैंड क्या आपका डिस्पर्स्ड फेज। एक्चुअली में मीडियम जो है मतलब पानी, उसमें आपकी जो रेत है या हम डालेंगे तो वो उसमें जाने के बाद क्या हो जाएगी, अगर आप एक्चुअली में देखो तो वो कोलाइडल पार्टिकल्स नहीं है, मतलब कोलाइडल सिस्टम नहीं होगा, पर यह एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ मैं। ये एक्चुअली में सस्पेंशन होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप सैंड इन वाटर का एग्जांपल देखोगे तो जब हम उसे घोलने कितना भी घोल लो तो सैंड पानी में नहीं घुलती है और वो नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाती है समय के साथ। तो इससे हमको ये पता चलता है कि ये जो डिस्पर्शन मीडियम है और डिस्पर्स्ड फेज है, ये दोनों में वो नहीं होता, मतलब ये एक्चुअल में मिक्सअप टुगेदर होके सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करती है। अब अगर हमें कोलॉइडल सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल देखना है तो हम शक्कर वाला पानी देख सकते हैं, है ना, शुगर वाटर, जिसमें हम देखेंगे कि शुगर के जो क्रिस्टल्स रहते हैं वो वाटर में के अंदर जाने मतलब वाटर में डालने के बाद थोड़ी देर जब हम उसे स्टीयर करेंगे मतलब घोलेंगे तो शुगर पूरी तरीके से पानी में घुल जाती है ना। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल बन जाता है हमारे कोलॉइडल सिस्टम का। यहाँ पे होता है एक्चुअली क्या है कि जो आपका पानी है वो डिस्पर्शन मीडियम की तरह एक्ट करता है और शक्कर जो है वो आपकी डिस्पर्स्ड फेज की तरह एक्ट करती है, शक्कर के जो क्यूब्स रहते हैं, शुगर क्यूब्स। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेज का कॉन्सेप्ट। मीडियम वही होता है जिसमें डिस्पर्स कोई भी पार्टिकल होकर डिस्पर्स हो जाते हैं ना, मतलब घुल जाते हैं। आगे क्या बता रहा है कि a colloid is a heterogeneous system in which one substance is dispersed phase or as a very fine particles in another substance called dispersion medium। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं कि कोलॉइडल एक्चुअली में होता क्या है, ये एक हेट्रोजेनस सिस्टम होता है, होमोजेनियस नहीं, हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस क्यों बोला है कि दो अलग पार्टिकल का मिक्सचर या दो अलग सिस्टम से मिलके बना हुआ एक सिस्टम, जिसे हम हेट्रोजेनस सिस्टम कह सकते हैं, जिसमें एक जो आपका सब्सटेंस होता है वो होता है डिस्पर्स्ड, जिसे हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, जो कि बहुत मतलब एक बड़ा पार्टिकल है जो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड होकर दूसरे सब्सटेंस में मिल जाता है। अभी जो दूसरा सब्सटेंस है इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्शन मीडियम। और ये दोनों मिलके जो सॉल्यूशन बनाते हैं, जो चीज़ बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं कोलॉइड, राइट। The essential difference between a solution and colloid is that of a particle size। अगर हम दोनों के बीच का एसेंशियल डिफरेंस देखें, एक सॉल्यूशन और कोलॉइड के बीच का डिफरेंस क्या है, तो इनके पार्टिकल का साइज है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि तीन सेक्शन में इन्हें डिवाइड किया गया। आपकी बुक में आप देखोगे तो ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल एंड सस्पेंशन। सबसे छोटे होते हैं ट्रू सॉल्यूशंस जो कि सॉल्यूशन में पाए जाते हैं, उसके बाद आते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स यानी जो कि कोलॉइडल सॉल्यूशन में पाए जाते हैं, और उसके बाद आते हैं सस्पेंशन जो कि बहुत बड़े पार्टिकल्स होते हैं, यानी सबसे छोटे हुए ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल, उससे बड़े हुए कोलॉइडल पार्टिकल और सबसे बड़े हुए सस्पेंशन पार्टिकल। आगे क्या बता रहा है, while in a solution the constituent particles are ions और small molecule। के आपके सॉल्यूशन में जो constituent particles रहते हैं वो क्या रहते हैं, स्मॉल आयंस रहते हैं या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रहते हैं। इन अ कोलॉइड में जो डिस्पर्स फेज रहता है में कंसिस्ट ऑफ अ पार्टिकल, इसमें जो पार्टिकल होते हैं ऑफ अ सिंगल मैक्रो मॉलिक्यूल, मतलब एक बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल का, यानी एक बड़ी सी शक्कर के क्यूब के छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यही आपके डिस्पर्स फेज या कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, राइट। सच एज अ प्रोटीन और सिंथेटिक पॉलीमर और एन एग्रीगेट ऑफ मैनी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल। कोलॉइडल पार्टिकल्स आर लार्जर देन सिंपल मॉलिक्यूल बट स्मॉल इनफ टू रिमेन सस्पेंड। मैंने आपको बताया कि ये ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल है उनसे बड़े होते हैं, पर एक्चुअली में छोटे होते किससे, सस्पेंडेड पार्टिकल से। इन द रेंज ऑफ डायमीटर इज बिटवीन 1 and 1000 नैनोमीटर। इनकी रेंज कितनी होती है, 1 से 1000 नैनोमीटर। इट मीन 10⁻⁹ to 10⁻⁶ मीटर। Next, colloidal particle have an enormous surface area per unit mass as a result of their small size। कि colloidal particle का जो surface area रहता है per unit mass के हिसाब से वो कितना रहता है, बहुत बता रहा है, as a result of their small size, मतलब उनका size एक्चुअली में बहुत छोटा होता है और इसके कारण इनका जो surface area है वो भी छोटा होता है per unit mass के कंपेरिजन में।
अब कंसिडर करें एक क्यूब को जिसका सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर की साइड से, कंसिडर क्यूब विथ 1 सेंटीमीटर साइड। आप जानते हैं कि क्यूब की चारों साइड्स जो रहती है टोटल 6 साइड है ना, 6 की 6 साइड इक्वल होती है। इट हैज़ अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक क्यूब है जिसका 1 सेंटीमीटर का एक साइड है, तो टोटल सरफेस एरिया उसका कितना हो गया 6 सेंटीमीटर क्यूब। इफ़ इट इज़ डिवाइडेड इक्वली इंटू 10⁻12 क्यूब, अगर इसे हम डिवाइड करें इक्वली 10⁻12 क्यूब में, तो जो द क्यूब वुड बी द साइज ऑफ लार्ज कोलाइडल पार्टिकल, और ये सारे क्यूब का जो साइज होगा मिलके एक बड़े लार्ज कोलाइडल पार्टिकल का ही साइज होगा एक्चुअल में, ठीक है। एंड हैव अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 60,000 सेंटीमीटर क्यूब और 6 मीटर क्यूब। This enormous surface area leads to some special properties of colloid to be discussed later in this unit. अब कोलॉइड्स की बात हो गई, कोलॉइडल साइज पार्टिकल के साइज़ की बात हो गई है, सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशंस क्या होती है मैंने आपको बताया हो अभी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स क्या होता है, मतलब कोलॉइड को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है। सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कोलॉइडल क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। सो कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब इन्हें अलग अलग बेसिस ऑफ क्राइटेरिया के हिसाब से इन्हें क्लासीफाई किया गया है। व्हाट आर द टाइप्स? फर्स्ट, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, मतलब आपका डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम दोनों का फिजिकल स्टेट। सेकेंड, नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, इनके बीच में जो इंट्रैक्शन होगा इसका नेचर, मतलब डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा है, कई पार्टिकल्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं, कई पार्टिकल अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं, कई पार्टिकल H2 में सॉल्युबल होते हैं, कई पार्टिकल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कई बार सॉल्युबल होते हैं। तो ये सारी जो इनकी नेचर ऑफ इंट्रैक्शन है, इस पर सेकेंड पॉइंट का क्राइटेरिया लिया गया है कि इस पर भी कई सारे क्लासीफाई किया गया कोलॉइड्स को। एंड द थर्ड वन इज टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स फेस, कि आपके डिस्पर्स फेस का पार्टिकल का टाइप है ना। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि आपका डिस्पर्स फेस हमेशा सॉलिड हो और आपका डिस्पर्शन मीडियम हमेशा लिक्विड हो, ऐसा नहीं है। कई बार सिचुएशंस ऑल्टर हो जाती है, कई बार सॉलिड, कई बार आपका डिस्पर्स फेस जो है वो आपका गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है और आपका डिस्पर्शन मीडियम वाटर लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, या फिर इनकी स्टेट एज यूजुअल चेंज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन वेदर द डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम आर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। और ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं आपके डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। मेनली आपके डिस्पर्शन मीडियम जो है लिक्विड फेज में ज़्यादातर देखने को आपको मिलेगा, मतलब डेली लाइफ एग्जाम्पल्स में। 8 टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम्स आर पॉसिबल। कितने टाइप्स में बांटा है कोलाइडल सिस्टम को? टोटल 8 टाइप। अगर आपको लिखना है व्हाट आर द कोलाइड्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम, तो टोटल देयर आर 8 टाइप्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम्स विच आर पॉसिबल। अ गैस मिक्स विद अनदर गैस फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेंस इट इज़ नॉट अ कोलाइडल सिस्टम। तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या लिया गया है कि जो गैस है, एक गैस दूसरी गैस के साथ मिक्सअप होकर जो सिस्टम बनाएगी वो कैसा होगा? हेट्रोजेनस नहीं होगा, वो होगा होमोजीनियस मिक्सचर, और इसे हम कोलाइडल सिस्टम की कैटेगरी से बाहर करेंगे, मतलब इसे इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कोलॉइड अलॉन्ग विद देयर टिपिकल नेम आर लिस्टेड इन द टेबल 5.4। तो इतना याद रखिए कि आपका डिस्पर्स फेस अगर गैस है और डिस्पर्जन मीडियम भी गैस है तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करेगा और ये कोलाइडल सिस्टम नहीं कहलाएगा, मतलब उसका टाइप नहीं होगा। नेक्स्ट, अब जी यहाँ के बता रहे हैं जो एग्जाम्पल दिए गए कुछ वेरियस टाइप ऑफ कोलॉइड्स के, हम देख सकते हैं इनके टिपिकल नेम्स यहाँ दिए हुए हैं, जैसे कि डिस्पर्स फेस अगर सॉलिड और डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड हो तो टाइप ऑफ कोलॉइड आपका क्या होगा? सॉलिड सोल। एग्जाम्पल दिया सम कलर्ड ग्लासेस एंड जेमस्टोन। सेकंड, डिस्पर्स फेज अगर आपका सॉलिड हो और डिस्पर्शन मीडियम अगर लिक्विड हो तो ये टाइप ऑफ सोल कैसे कहलाएगा? मतलब टाइप ऑफ कोलॉइड सोल होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पेंट्स और सेल फ्लूइड। थर्ड वन, इफ द डिस्पर्शन फेज वॉज सॉलिड और डिस्पर्शन मीडियम इज इन गैस, सो विच टाइप ऑफ कोलॉइड इज फॉर्म? दैट इज एरोसोल। ये क्वेश्चन आता है, इसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में पूछता है व्हाट इज एरोसोल, या एरोसोल के बारे में पूछ लेगा कि या ऑब्जेक्ट कई बार चूज द करेक्ट आंसर में आ जाएगा कि अगर आपका डिस्पर्स फेस सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम अगर गैस है तो किस तरह का कोलॉइड फॉर्म होगा? तो इसका आंसर है एरोसोल। फॉर एग्जाम्पल स्मोक और डस्ट। नेक्स्ट, लिक्विड, if your dispersed phase is liquid and the dispersion medium is solid, then which type of colloid is formed? Gel, ठीक है। चीज़ और जेलीज, इस तरीके से आप इन्हें पढ़ भी सकते हैं। ये वाला जो डायग्राम है इससे मैं आपको, ये टेबल चार्ट आपकी बुक में दिया हुआ है, इसे आप एक बार घर में भी बैठ के आराम से समझ सकते हैं। अगर कोई भी एक आपको अगर समझ में ना आए इनमें से तो आप मुझसे व्हाट्सएप में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है?
Many familiar commercial product and natural objects are colloid. For example, whipped cream is a foam which is a gas dispersed in a liquid. कि आपकी जो क्रीम रहती है whipped cream वो एक फोम की तरह रहती है ना, और जो कि एक्चुअली में क्या है, जिसमें गैस जो रहती है डिस्पर्स्ड होती है लिक्विड के अंदर, मतलब आपका डिस्पर्स फेस कैसा होता है गैस, और आपका डिस्पर्शन मीडियम होता है लिक्विड. फायर फाइटिंग फोम्स यानी कि जो एक्सटिंग्विशन में लगा होता है वाले फोम्स हो गए, ठीक है. यूज्ड एज emergency airplane landing are also colloidal systems. Most biological fluids are aqueous solid dispersed in water. Within a typical cell, protein and nucleic acid are colloidal sized particles dispersed in a aqueous solution of ions and small molecules. कि आप अगर सेल की बात करें, टिपिकल सेल की, तो उसमें भी प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जो रहती है कोलाइडियल साइज के पार्टिकल जितनी ही रहते हैं, और ये डिस्पर्स होते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल में. Out of the various type of colloids given in the table number 5.4, the most common are sols, solid and liquid. जितने भी तरह के हमने colloids को देखे, इनमें से सबसे कॉमन जो होता है वो होता है solid and liquid. मैंने आपको बताया था कि डिस्पर्शन मीडियम आप डेली लाइफ एग्जाम्पल में देखोगे तो आपको लिक्विड फेज में मिलेगा ज़्यादातर, और आपका डिस्पर्स फेज सॉलिड फेज में दिखेगा, जैसे कि नमक और पानी यानी सॉल्ट वाटर हो गया, शुगर वाटर हो गया, है ना. यहाँ तक कि आपका जो इनो का पाउडर रहता है ना, इनो और वाटर का जो कॉम्बिनेशन आप बनाते हो पानी में डाल के, जब उसे घोलते हो एसिडिटी के लिए पीते हो, वो भी आपका एक सॉलिड एंड लिक्विड वाला एग्जाम्पल हो जाएगा. नेक्स्ट जेल्स हो गया, लिक्विड्स इन वेट. नेक्स्ट आपका हो गया जेल. सेकेंड हो गया आपका जेल. थर्ड हो गया आपका इमल्शन. इमल्शन क्या होता है? लिक्विड इन लिक्विड्स. इमल्शन एक अलग आपका टॉपिक है जिससे हम इसके बाद पढ़ेंगे. नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट, उससे भी क्वेश्चन आते हैं. तो इमल्शन याद रखिए. इमल्शन एक्चुअली में क्या होता है? लिक्विड इन लिक्विड, मतलब आपका डिस्पर्शन फेज भी लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम भी आपका लिक्विड है. However, in the present unit, we shall take up the discussion of the sols and emulsions only. मतलब हम सोल्स और इमल्शन को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देके इसमें स्टडी करेंगे. Only further it may be mentioned that if the dispersion medium is water, the sol is called aqueous sol और hydrosol. अगर आपका डिस्पर्शन मीडियम वाटर है तो आपका जो सोल होगा यानी कोलाइडल टाइप ऑफ कोलाइडल पार्टिकल होगा वो क्या कहलाएगा? एक्वा सोल या हाइड्रोसोल. एक्वा और हाइड्रो मीन्स भी वाटर से ही रिफर किया जाता है इस वर्ड को, है ना. तो एक्वा सोल और हाइड्रोसोल हो सकता है. एंड इफ द डिस्पर्शन मीडियम इज एल्कोहल, अगर आपका डिस्पर्शन मीडियम एल्कोहल है तो हम इसे क्या बोलेंगे? एल्कोसोल एंड सो ऑन. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम. जो सेकंड क्लासिफिकेशन था कि हमारा जिसमें हमने नेचर ऑफ इंटरेक्शन को देखना था डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम के. इसमें क्या लिखा है कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम कोलाइडल सोल्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी. कि इनके इंटरेक्शन के बेसिस पे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम जो है इनके इंटरेक्शन के बेसिस पर कोलाइडल सोल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा इन दोनों कैटेगरी को. फर्स्ट है लायोफिलिक colloids and second is लायोफोबिक colloids. लायोफिलिक colloids एंड लायोफोबिक colloids. इसका डिफरेंस बिटवीन भी दिया है आपकी बुक में, इसे भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आता है. डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक colloid एंड लायोफोबिक colloids. तो लायोफिलिक क्या होता है? सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग, मतलब जो सॉल्वेंट लविंग हो, और लायोफोबिक यानी सॉल्वेंट रिपेलिंग यानी सॉल्वेंट से जो रिपेल करते हैं, इससे मतलब हीट बोल सकते हो अपन, सॉल्वेंट हीटिंग. If water is the dispersion medium, the term used as hydrophilic. अगर आपका वाटर हो डिस्पर्शन मीडियम में तो आपके लिए जो टर्म होगी वो चेंजेस हो जाएगी. क्या हो जाएगी टर्म? हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक. अब लायोफिलिक colloids क्या होते हैं अच्छे से समझिए. द वर्ड लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लिविंग, मतलब लायोफिलिक का मतलब क्या होता है? लिक्विड लिविंग. कोलॉइडल सोल्स डायरेक्टली फॉर्म बाय मिक्सिंग सब्सटेंस लाइक गम, जेलेटिन, स्टार्च, रबर एसेट्रा. के जो कोलाइडल सोल्स रहती है डायरेक्टली फॉर्म किए जाते हैं कुछ सब्सटेंस को मिला के, जैसे कि गम हो गया, जेलेटिन, स्टार्च, रबर एसेट्रा. विद अ सुटेबल लिक्विड द डिस्पर्शन मीडियम आर कॉल्ड लायोफिलिक सोल्स. और यहाँ पे जो आपका सुटेबल लिक्विड्स रहेगा जो कि एक डिस्पर्शन मीडियम है वो क्या कहलाएगा? लायोफिलिक सोल्स कहलाएगा. An important characteristics of the sols is that if the dispersion medium is separated from the dispersed phase, say by evaporation, the sol can be reconstituted
बाय सिंपली रिमिक्सिंग विद द डिस्पर्जन मीडियम। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बन जाता है लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलॉइड्स के बीच का, कि लायोफिलिक कोलॉइड्स जो होते हैं इनका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इनमें अगर जो हम डिस्पर्जन मीडियम को डिस्पर्स फेज से सेपरेट कर सकते हैं थ्रू इवोपरेशन या कोई भी और नेक्स्ट टेक्निक को यूज़ करके, एंड द सोल कैन बी रिकंस्टिट्यूट बाय सिंपली रिमिक्सिंग द डिस्पर्जन। मतलब यहाँ पे रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकती है ना। अगर आपने डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को मिला दिया है तो वो रिवर्स होके वापस अलग हो सकती है। दैट इज़ वाई द सोल्स आर ऑल्सो कॉल्ड रिवर्सिबल सोल, और इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, रिवर्सिबल सोल्स। और वहीं अगर हम लायोफोबिक की बात करें तो उनमें नहीं होती है प्रोसेस, उसमें अगर एक बार डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम अगर मिक्सड अप टुगेदर हो गया तो वो रिकंस्टिट्यूट नहीं हो सकती है, तो इसलिए उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, इरिवर्सिबल सोल। लायोफिलिक सोल्स में क्या बोल रहा है, देखिए कि फर्दर मोर दिस सोल्स आर क्वाइट स्टेबल एंड कैन नॉट बी इजीली कोएगुलेट एज डिस्कस लेटर। ये सोल्स जो होते हैं ये बहुत स्टेबल होते हैं और इजीली कोएगुलेट नहीं होते। कोएगुलेट यानी जम जाना, है ना। जैसे कोएगुलेट यानी किसी एक जगह पे आपके पूरे पार्टिकल्स, एटम या मॉलिक्यूल्स, आयन का एग्रीगेट होके जम जाना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोएगुलेशन। नेक्स्ट है हमारा लायोफोबिक कोलॉइड्स। द वर्ड लायोफोबिक मीन्स लिक्विड हेटिंग, मतलब लिक्विड के जो दूर रिपेल करते हैं लिक्विड को, वो जिसकी सब्सटेंस जैसे कि मेटल हो गया और इनके सल्फाइड्स एक्सेट्रा। When simply mixed with the dispersion medium do not form the colloidal solution। जब हम इन्हें डिस्पर्स मीडियम के साथ मिलाते हैं तो ये कोलॉइडल सोल्स को फॉर्म नहीं करते हैं। एंड दे आर कोलॉइडल सोल्स कैन बी प्रिपेयर ओनली बाय स्पेशल मेथड। और अगर हमें इनके कोलॉइडल सोल्स बनाना हो, किसके, लायोफोबिक कोलॉइड्स के, तो हमें कुछ स्पेशल मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है, एज डिस्कस लेटर, आगे हम बात करने वाले। सच सोल्स आर कॉल्ड लायोफोबिक सोल, और इसी के तरह के सोल्स को हम क्या बोलते हैं, लायोफोबिक सोल्स। ये सोल्स आर रेडियली प्रेसिपिटेट और कोएगुलेट ऑन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये सोल्स जो रहते हैं ये कोएगुलेट हो जाते हैं, मतलब जम जाते हैं जब हम इनमें कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करते हैं, और बाय हीटिंग और बाय शेकिंग, एंड हेंस आर मोर स्टेबल। या तो हम इसे हीट करेंगे या हम इसे शेक करेंगे, और इस तरीके से ये ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाते। Further, once precipitated, they do not give back the colloidal soul by simple addition of the dispersion medium। अगर ये एक बार प्रेसिपिटेट हो जाए, मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए इनका, तो ये जो है ये वापस कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉर्म नहीं कर पाएंगे सिंपल एडिशन मेथड से, डिस्पर्जन मीडियम में ऐड करने से। Hence दिस सोल्स आर ऑल्सो कॉल्ड इरिवर्सिबल। इन्हें हम इरिवर्सिबल सोल्स बोलते हैं। लायोफोबिक सोल्स नीड स्टेबलाइजिंग एजेंट फॉर देयर प्रिजर्वेशन, और इन्हें कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अपने प्रिजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन जो है वो क्या बोलता है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज, मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएट कोलॉइड्स। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज, यानी हम डिस्पर्स फेज के टाइप ऑफ पार्टिकल्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे जो डिस्पर्स फेज के टाइप ऑफ पार्टिकल है इसमें कोलॉइड्स को क्लासीफाई किया गया है 3 कैटेगरी में। याद रखिए कौन कौन सी कैटेगरी है, मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएट। मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएट कोलॉइड्स। अब मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स क्या होते हैं, देखिए, ऑन डिसोल्यूशन अ लार्ज नंबर ऑफ एटम और स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म स्पीशीज हैविंग साइज इन द कोलॉइडल रेंज। कि जब हम इन्हें डिसॉल्व करते हैं, मतलब डिसोल्यूशन की प्रोसेस होती है, तो लार्ज नंबर ऑफ एटम और स्मॉल मॉलिक्यूल्स है सब्सटेंस के, वो एग्रीगेट होकर क्या बनाते हैं, एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म अ स्पीशीज हैविंग अ साइज इन द कोलॉइडल रेंज 1 to 1000 नैनोमीटर। मतलब 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच के रेंज का एक कोलॉइडल पार्टिकल या एक कोलॉइडल सब्सटेंस हम फॉर्म करते हैं। कैसे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स को एग्रीगेट करके एक साथ, है ना। इस द स्पीशीज दस फॉर्म आर कॉल्ड मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स। सो डेफिनेशन क्या होगी मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स की, a large number of atom or small molecules of a substance aggregate together to form a species having size in the colloidal range 1 to 1000 nanometer, and this species that form are called multimolecular colloids. For example, gold salt की बात करें तो gold salt में contain a particle of various size हैविंग मैनी एटम। गोल्ड सॉल्ट में बहुत सारे पार्टिकल्स होती है अलग अलग साइज़ के, यहाँ पे बता रहे वेरियस साइज़ के, जिसमें बहुत सारे एटम्स भी आपके देखने को मिलेंगे। सल्फर के सोल की बात करें तो सल्फर सोल कंसिस्ट ऑफ अ पार्टिकल कंटेनिंग 1000 और मोर ऑफ S8 सल्फर मॉलिक्यूल्स। सल्फर के सोल की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल हमें देखने को मिलेंगे थाउजेंड्स में, और उसमें S8 सल्फर मॉलिक्यूल्स भी होंगे। S8 मतलब सल्फर का 8 वाला स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर होता
होता है सल्फर का, जो कि कुछ हद तक के आपका W जैसा ही दिखता है ना। आपकी बुक में वो स्ट्रक्चर बना होगा, यहाँ शायद नहीं बना है, तो वो स्ट्रक्चर की मैं आपको पिक सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, उससे आप नोट कर लीजिएगा। वो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बता रहा है जो बहुत अमाउंट में, बहुत थाउजेंड्स के अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है मैक्रोमोलिकुलर कैटेगरी। तो यहाँ क्या कह रहा है कि मैक्रोमोलिकुलर यूनिट 15 इन स्टेबल सॉल्वेंट फॉर्म सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स में बी इन द कोलॉइडल रेंज। कि यहाँ क्या बता रहा है कि मैक्रोमोलिक्यूल जो होता है एक सुटेबल सॉल्वेंट फॉर्म करता है सॉल्यूशन के साथ। सुटेबल सॉल्वेंट्स फॉर्म सॉल्यूशन मतलब आपके कुछ खास तरह के सॉल्वेंट्स हैं, मतलब जो बहुत सुटेबल होते हैं वो सॉल्यूशंस को फॉर्म करते हैं, जिसमें जो साइज़ होता है मैक्रोमोलिकुलर का वो कोलॉइडल रेंज के अंडर में हो सकता है, मे बी। Such systems are called macromolecular colloids. These colloids are quite stable and resemble to true solution in many respects. और ये बहुत स्टेबल होते हैं और ये ट्रू सॉल्यूशन से कई बार रिजेंबल करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरली ऑकरिंग, मतलब नेचुरली जो कुदरती तरीके से मैक्रोमोलिक्यूल हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, एंजाइम्स। एंड दोज ऑफ मैन मेड मैक्रोमोलिक्यूल की बात करें तो पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीस्टायरीन, सिंथेटिक रबर एटसेट्रा। थर्ड कैटेगरी है एसोसिएट कोलॉइड्स की, जिसे हम माइसिलिस बोलते हैं। इसे याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा व्हाट आर द माइसिलिस, तो ये एसोसिएट कोलॉइड्स को ही कहा जाता है। दिस आर सम सब्सटेंस विच एट लो कंसंट्रेशन बिहेव एज नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये कुछ खास सब्सटेंस होते हैं जो कम कंसंट्रेशन यानी लो कंसंट्रेशन में कैसे एक्ट करेंगे, नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह, बट एट हायर कंसंट्रेशन एग्जिबिट कोलॉइडल बिहेवियर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स। और जब इनका कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाएगा तो कोलॉइड्स की तरह बिहेव करेगी, कोलॉइड बिहेवियर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, इस वजह से ये कोलॉइड की तरह एक्ट करेंगे। द एग्रीगेट पार्टिकल्स दैट फॉर्म आर कॉल्ड माइसिलिस। और इन्हीं एग्रीगेट पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, माइसिलिस पार्टिकल। और इन्हीं कोलॉइड्स को हम क्या बोलेंगे, एसोसिएट कोलॉइड्स। एसोसिएट मतलब मिलकर काम करना, है ना। तो वही यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ खास सब्सटेंस की बात की जा रही है जो लो कंसंट्रेशन में नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करते हैं और हायर कंसंट्रेशन में कुछ कोलॉइडल बिहेवियर को एक्सिबिट करते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स के कारण। और इन्हीं एग्रीगेट पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, माइसिलिस। और इस पूरे कोलॉइडल सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएट कोलॉइड। द फॉर्मेशन ऑफ माइसिलिस टेक प्लेस ओनली अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। और इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि जो फॉर्मेशन होता है माइसिलिस का वो कुछ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ही हो पाता है, और इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, टी के, कैपिटल टी स्मॉल के, है ना, क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। एंड अबव अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद, तो वो कंसंट्रेशन क्या है, क्रिटिकल माइसिली कंसंट्रेशन, CMC, क्रिटिकल माइसिली कंसंट्रेशन। ऑन डाइल्यूशन दिस कोलॉइड रिवर्ट बैक टू इंडिविजुअल आयंस। और जब इन्हें डाइल्यूट करेंगे तो ये जो कोलॉइड्स है ये वापस अपने इंडिविजुअल आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सरफेस एक्टिव एजेंट जैसे कि सोप्स हो गए, सिंथेटिक डिटर्जेंट हो गए, इसी क्लास को बिलोंग करते हैं। सोप्स की बात करें तो यहाँ पे CMC जो होता है, मतलब क्रिटिकल माइसिली कंसंट्रेशन, CMC जो होता है वो 10⁻⁴ से 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स हो सकता है। This colloids have both lyophilic and lyophilic part. इसमें दोनों पार्ट होते हैं, lyophilic and lyophilic part। अगर आप सोप का आपने स्टडी की होगी लास्ट 11th क्लास की केमिस्ट्री में, तो आपको इसके बारे में पता होगा अच्छे से। माइसिलिस में कंटेन as many as 100 molecules और more। और माइसिलिस में 100 से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपको मतलब एक पर्टिकुलरली देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने तीनों जो क्लासिफिकेशन थी उससे अच्छे से हमने देखा, ठीक है। इसके आगे है जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है वो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ माइसिली फॉर्मेशन, वो से हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके।